जैसे ही मैंने हल्की सी कॉन्करर्स हाकी छोड़ी, सभी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से किसी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, इस बॉस ने तो कॉन्करर्स हाकी भी जगा ली है। कुछ अनुभवी वन पीस फैंस तुरंत इस किंगली ऑरा को पहचान गए। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार मुझे सड़क किनारे एक सर्विस एरिया दिखाई दिया, लेकिन वह जगह पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग वहाँ फ्यूल और फूड लेने जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ की भारी संख्या देखकर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मगर मुझे इसकी चिंता नहीं थी। जैसे ही ट्रक वहाँ रुका, ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ दौड़ पड़ा। वे ड्राइवर कैबिन में तो नहीं घुस सकते थे, इसलिए ट्रक के पीछे चढ़कर लिन कुई और उस महिला पर हमला करने की कोशिश करने लगे। दोनों डरकर कार्गो एरिया के अंदर दुबक गए और सिर तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं ट्रक से उतरा, ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदला और बेसबॉल बैट घुमाते हुए कुछ ही सेकंड में ट्रक पर चढ़ रहे कई ज़ॉम्बीज़ के सिर कुचल दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे पीछे आ रहा पूरा व्हीकल कॉन्वॉय भी इस सर्विस एरिया तक पहुंच चुका था। वे लोग चाहते थे कि मैं ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दूं ताकि वे आराम से फ्यूल और सप्लाईज ले सकें। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां पहुंची, अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ का विशाल झुंड उन गाड़ियों की ओर टूट पड़ा और मजबूर होकर वह पूरा व्हीकल कॉन्वॉय सर्विस एरिया छोड़कर आगे निकल गया। उधर मैं एक एक वार में ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता गया और कुछ ही देर में पूरे सर्विस एरिया को साफ कर दिया। सिर्फ एक ज़ॉम्बी मैंने लिनकुई के लिए छोड़ी ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। आखिर वह एक कॉम्बैट कोच था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और कॉम्बैट रिफ्लेक्सेस वाकई अच्छे थे। जब तक मैं फ्यूल भरकर लौटा, तब तक उसने भी उस ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार गिराया था। सप्लाईज इकट्ठा करने के बाद मैंने आखिरकार उस छिपाव पहने खूबसूरत महिला का नाम पूछा। हालांकि वह दिखने में पतली दुबली थी और पहली नजर में ज्यादा उपयोगी नहीं लगी थी, लेकिन जब से वह मेरी ट्रक पर चढ़ी थी, उसने खुद को काफी अच्छा साबित किया था। ज़ॉम्बीज़ के ट्रक पर चढ़ने के दौरान भी उसने चीख पुकार नहीं मचाई थी। इससे मेरे मन में उसके लिए सम्मान थोड़ा और बढ़ गया। जैसे ही मैंने उसका नाम पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम लियू मेंग कियन है। मैंने कहा, अब से फ्रंट सीट पर बैठो, ट्रक के कार्गो एरिया में चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसने सिर झुकाकर कहा, जी मास्टर। उसके मुंह से निकला यह संबोधन मुझे फिर से चौंका गया। उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा और सीधे मुझे मास्टर कहकर संबोधित करने लगी। जो व्यक्ति अपना ईगो और प्राइड छोड़ सकता है, वही एपोकलिप्स जैसी दुनिया में ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। थोड़ी देर बाद हम फिर से यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मुझे एक बार फिर मेरी बहन आओ चिंग का फोन आया। भैया, आप कहाँ हो? पापा हॉस्पिटल के ऑफिस में फंसे हुए हैं। मैंने सुना है हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। पापा के पास खाना पानी भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो न जाए। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। फोन के दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज भी सुनाई दी। हाउ हाउ, तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, मुझे काइडो का एजर ड्रैगन फ्रूट मिल गया है। डेविल फ्रूट का नाम सुनते ही आओ चिंग का डर काफी कम हो गया। हम भाई बहन पूरे 1 घंटे तक फोन पर बातें करते रहे। कॉल खत्म होने के बाद मैंने तुरंत अपने पिता को फोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अब एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ और जल्द ही हॉस्पिटल पहुँचकर उन्हें बचा लूंगा। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी कि ऑफिस के अंदर छिपे रहें और बाहर निकलने की कोशिश न करें। दूसरी तरफ ऑफिस में फंसे एओहाई भूख, प्यास और लगातार दरवाजा पीटे ज़ॉम्बीज़ की वजह से बेहद परेशान थे। वह आधी नींद और आधी बेहोशी की हालत में थे कि तभी मेरा फोन आया। मेरा नाम देखते ही उनमें जान आ गई। जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल की और उन्होंने मुझे ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में ज़ॉम्बीज़ का सफाया करते देखा, तब जाकर उनके दिल को सुकून मिला। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस का रास्ता बताया। मैं तेजी से हॉस्पिटल के कोने में बने ऑफिस तक पहुंच गया। वहाँ 12 ज़ॉम्बीज़ लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे में कई बड़े छेद भी हो चुके थे। अगर अंदर से टेबल्स और चेयर्स लगाकर उसे ब्लॉक न किया गया होता, तो ज़ॉम्बीज़ कब के अंदर घुसकर पापा को टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। मैंने बेसबॉल बैट घुमाई और कुछ ही सेकंड में उन सभी ज़ॉम्बीज़ के सिर तोड़ डाले। फिर एक जोरदार किक मारकर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर मौजूद पापा की हालत जरूर खराब थी, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित थे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी। एओ हाई वाटर मीट खाते हुए बोले, तो ये वही डेविल फ्रूट एबिलिटी है जिसके बारे में तुम और आओ चिंग बात कर रहे थे। ऑफिस में फंसे रहने के दौरान उन्होंने डिवाइन फेस के कम्युनिकेशन चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस और डिस्कशन देख लिए थे, इसलिए उन्हें वन पीस और डेविल फ्रूट्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। मैं हंस पड़ा और एक और अंदर घुसे ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचलते हुए बोला, कैसा लगा आपका बेटा? कूल है ना? आओ हाई मुस्कुराकर बोले, बहुत कूल है बदमाश। एपोकलिप्स शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से अनगिनत लोगों को ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरते देखा था। ऐसे में उनका पूरा परिवार अभी तक सुरक्षित था। यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि कई बिल्डिंग्स के दरवाजों और खिड़कियों के पीछे लोग छिपे हुए बाहर झांक रहे थे। जब उन्होंने एओहाई को एक ड्रैगन मैन के साथ जाते देखा और यह भी देखा कि वह ड्रैगन मैन कितनी आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है, तो कई लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, ओल्ड हाई, हमें भी बचा लो। आओ हाई के चेहरे पर दया की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, हाओ, इन्हें भी बचा लो, ये सब मेरे कॉलीग्स हैं, बहुत बेचारे हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बचाकर क्या करूंगा? क्या मैं इन्हें एक एक करके इनके घर भी छोड़ूंगा? और अगर घर पहुंच भी गए तो क्या वे निश्चित रूप से जिंदा रह पाएंगे? मैंने उनकी पुकारों को अनसुना किया और पापा को लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में हम उस कमरे के पास पहुंचे जहां लिन कुई और लियू मेंग कियन छिपे हुए थे। मैंने दरवाजे पर हमला कर रहे ज़ॉम्बीज़ को खत्म किया और फिर एक बार में दरवाजा तोड़ दिया। मुझे देखकर दोनों तुरंत बाहर आ गए और एक साथ बोले, मास्टर। ये सुनकर आओ हाई की
आंखें फैल गईं। एक तरफ मांसपेशियों से भरा विशाल आदमी और दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत महिला, दोनों मेरे सामने इतनी इज्जत से झुके हुए थे। खासकर लियू मेंकियन द्वारा मुझे मास्टर कहना उन्हें और भी अजीब लग रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, हे भगवान, मेरा बेटा आखिर बाहर क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मेरी 2 जन्मों की मोटी चमड़ी भी थोड़ा गर्म हो गई। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश करते हुए कहा, ये दोनों रास्ते में मिले छोटे भाई बहन जैसे हैं। लेकिन आओ हाय की आंखें साफ कह रही थीं कि उन्हें मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मैं और कुछ समझाने की बजाय चुप हो गया। हम सभी ट्रक तक पहुंचे। मैंने पापा को फ्रंट सीट पर बैठाया और लियू मेंकियन को फिर से कार्गो एरिया में भेज दिया। जब हम घर पहुंचे तो मेरी बहन आओ चिंग ने लियू मेंकियन को देखते ही आश्चर्य से मुंह खोल दिया। वाह, कितनी सुंदर महिला है। और अभी इसने भैया को क्या कहा, मास्टर? फिर उसने लिन कुई की तरफ देखा। और ये मसल मॉन्स्टर कौन है? अगर कोई कह दे कि यह स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है तो भी मैं मान लूंगी। और ये भी भैया को बॉस कह रहा है। इस समय लियू मेंकियन एक परफेक्ट मेड की तरह दोनों हाथ पेट के सामने जोड़कर शांति से मेरे पीछे खड़ी थी। वहीं लिन कुई काफी असहज महसूस कर रहा था। वह मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन यह उसके बॉस का परिवार था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्यवहार करे। आखिर मेरी माँ लियू यून ने स्थिति संभाली और मुस्कुराते हुए कहा, सबको भूख लगी होगी ना? जैसे ही उन्हें पता चला था कि मैं और पापा लौट रहे हैं, उन्होंने सोना छोड़ दिया और पूरी रात खाना बनाने में लगा दी थी ताकि हम दोनों गर्म खाना खा सकें। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मैं 2 और लोगों को साथ ले आऊंगा, इसलिए खाना थोड़ा कम पड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से बहुत सारे कैंड फूड्स जमा कर रखे थे। कुछ कैंस खोलकर माँ ने पूरा बड़ा डिनर तैयार कर दिया। जब मैंने देखा कि लिन कुई और लियू मेंकियन अभी भी किनारे खड़े हैं तो मैंने उन्हें भी खाने के लिए बुलाया। लिन कुई आगे बढ़ने ही वाला था कि लियू मेंकियन बोली, मुझे थोड़ा कैंड फूड दे दीजिए, मैं मास्टर के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकती। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आओ चिंग की नजरें मेरे और लियू मेंकियन के चेहरे पर बार बार घूमने लगी। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब मैं समझ गई, इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके सिर पर हल्का सा नॉक मार दिया। वह दर्द से आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़कर काटने लगी। डिनर खत्म होने के बाद मैंने बैकपैक से 2 डेविल फ्रूट्स निकाली। मेरे पास अभी 2 डेविल फ्रूट्स हैं, एक थंडर फ्रूट है और दूसरी की एबिलिटी अभी पता नहीं है। तुम लोग इनमें से खा लो। यह सुनकर लिन कुई और लियू मेंकियन दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास इतनी दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं। उनकी आंखों में चाहत साफ दिखाई दे रही थी। आओ चिंग उत्साह से दोनों फ्रूट्स को उठाकर देखने लगी। फिर उसने उन्हें माता पिता को दिखाया, लेकिन आओ हाई ने फ्रूट देकर वापस मुझे लौटा दी। आओ चिंग को दे दो, हमारी उम्र हो चुकी है, हम खाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगी। माँ भी सहमत हो गई। हाँ, तुम्हारे जैसा बेटा हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए वही काफी है। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास रहेगी तो ज्यादा काम आएगी। मैंने समझाने की कोशिश की, मेरे पास पहले से एज्योर ड्रैगन फ्रूट है, मेरी ग्रोथ बहुत तेज होगी। लेकिन अगर आप लोग भी डेविल फ्रूट्स खा लेंगे तो ज़ॉम्बीज मारकर जल्दी पॉइंट्स कमा सकेंगे और हाकी ट्रेनिंग भी अनलॉक कर पाएंगे। अपोकलिप्स में असली कैपिटल यही है। लेकिन काफी देर समझाने के बाद भी माता पिता नहीं माने। आखिर मैंने हार कर आओ चिंग की तरफ देखा। ठीक है, तुम चुन लो। आओ चिंग तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने दोनों फ्रूट्स हाथ में लेकर बार बार देखा, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने थंडर फ्रूट मुझे वापस दे दी। मैं हैरान रह गया। क्या तुम थंडर फ्रूट नहीं लोगी? लोजिया एलिमेंटलाइजेशन शुरुआती चरण में लगभग इनविंसिबल होती है और दूसरी फ्रूट की एबिलिटी क्या है यह भी नहीं पता। आओ चिंग मुस्कुराकर बोली, डिवाइन स्पेस में डीमन रिमूवल पोशन मिलती है, उससे डेविल फ्रूट की साइड इफेक्ट्स हट सकी हैं और इंसान दूसरी फ्रूट भी खा सकता है। भैया आप इतने मजबूत हो कि वह पोशन जरूर हासिल कर लोगे। थंडर फ्रूट आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है, मैं दूसरी फ्रूट खा लूंगी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अगर एबिलिटी अच्छी हुई तो तुम खा लेना। डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन 1000 पॉइंट्स के बाद अनलॉक होती थी। आओ चिंग को ये बात पता नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी कोई पॉइंट्स नहीं थे। लेकिन मैं स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक ज़ॉम्बीज का इतना सफाया कर चुका था कि मेरे पॉइंट्स 1000 से भी ज्यादा हो चुके थे। तभी आओ चिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। इतना कहकर उसने मेरे जवाब का इंतजार तक नहीं किया। उसने तुरंत उस सुनहरी मकई जैसी दिखने वाली डेविल फ्रूट उठाई और एक बड़ा टुकड़ा काटकर निगल लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे फ्रूट खा लेगी। अगर यह कोई कमजोर एबिलिटी निकली तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आओ चिंग फ्रूट का गूदा निगल चुकी थी। मैं केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकता था कि उसे कोई शक्तिशाली एबिलिटी मिले। मैं मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि यह डेविल फ्रूट कोई शक्तिशाली एबिलिटी दे। कमरे में मौजूद सभी लोग आओ चिंग को घूर रहे थे और उसके शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखे हुए थे। आओ चिंग खुद भी बेहद घबराई हुई थी। वह अपने शरीर के अंदर दौड़ रही उस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जल्द ही वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसका शरीर बदलने लगा। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया और वह एक हथेली जितनी छोटी, सफेद फर और सुनहरे निशानों वाली चूहे जैसी प्राणी में बदल गई। यह ज़ोअन टाइप है। कमरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि यह एनिमल टाइप फ्रूट है। लेकिन वह छोटा चूहा बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा था। उसके शरीर से एक खास तरह की मिस्टिकल ऑरा निकल रही थी, जिससे साफ था कि यह कोई ऑर्डिनरी स्पीसीज नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, ये कौन सी कैटेगरी, ऑर्डिनरी ज़ोआन, एंशिएंट ज़ोआन या मिथिकल बीस्ट? आओ चिंग ने उत्साह से जवाब दिया, यह मिथिकल बीस्ट है। जैसे ही मैंने मिथिकल बीस्ट सुना, मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। लगता था इस
बार आओ चिंग का दांव सफल हो गया था। मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स के पास हमेशा कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती थी। मैंने तुरंत पूछा तो इसकी एबिलिटी क्या है? आओ चिंग मुस्कुराई और बोली देखो। इतना कहकर उसने अचानक नीचे की ओर छलांग लगाई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर फर्श के अंदर समा गया। हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना, न ही कोई दरार पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे जमीन के अंदर घुस गई हो। कुछ सेकंड बाद वही छोटा चूहा मेरे पीछे से निकल आया और फिर ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उसने गर्व से सीना तान कर कहा, महिलाओं और सज्जनों, मैं आधिकारिक रूप से अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी की घोषणा करती हूँ। मेरी फ्रूट है एनिमल टाइप रैट फ्रूट, मिथिकल बीस्ट, ट्रेजर रैट फॉर्म। फिर उसने उंगली उठाकर कहा, मेरे पास कुल 3 एबिलिटीज हैं। पहली एबिलिटी, मैं किसी भी मिट्टी, पत्थर या अर्थ टाइप ऑब्स्टिकल को पार कर सकती हूँ, चाहे जमीन के अंदर जाना हो या दीवार के आर पार निकलना हो। मेरे लिए यह सिर्फ पानी की एक परत पार करने जैसा है। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, लेकिन आओ चिंग यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, दूसरी एबिलिटी, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट ट्रेजर स्पेस है जिसमें मैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकती हूँ। इतना कहकर वह कमरे के कोने में रखे माँ को उठाकर अपने सीने की तरफ ले गई। अगले ही पल उसने उस लंबे माँ को सीधे अपने शरीर के अंदर धकेल दिया। कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें फैल गईं। वह लंबा माँ पूरी तरह उसके शरीर में गायब हो गया। यहाँ तक कि माँ लियू यून भी हैरान होकर उसकी तरफ दौड़ी। उन्होंने आओ चिंग के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर देखा कि कहीं उसने मॉप छिपाया तो नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर आओ चिंग ने अपना हाथ सीने के पास डाला और उसी माँ को वापस बाहर निकाल लिया। मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दूसरी एबिलिटी में थी। मैंने तुरंत पूछा, इस स्टोरेज स्पेस का साइज कितना है? ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल था। मेरी जानकारी के अनुसार अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में किसी भी तरह का स्टोरेज इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। बाद में होगा या नहीं यह भी मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आओ चिंग का स्टोरेज स्पेस बड़ा निकला तो वह हमारे लिए अनमोल साबित हो सकता था। आओ चिंग ने जवाब दिया, अभी इसका साइज सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर्स है, लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रूट को डेवलप करूंगी ये स्पेस लगातार बड़ा होता जाएगा। ये सुनकर मैं पहले ही काफी प्रभावित था, लेकिन तभी आओ चिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरी तीसरी एबिलिटी भी है। मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। सिर्फ अर्थ ट्रैवल और पर्सनल स्टोरेज स्पेस ही पहले से गॉड टियर एबिलिटीज जैसी थी, और अब वह कह रही थी कि उसके पास तीसरी एबिलिटी भी है। मैंने तुरंत पूछा, क्या? आओ चिंग गर्व से बोली, ट्रेजर डिटेक्शन। ये सुनते ही मेरे मुंह से लगभग गाली निकल गई। अर्थ ट्रैवल, स्टोरेज स्पेस और ट्रेजर डिटेक्शन, ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल चीट एबिलिटी जैसा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी एज्योर ड्रैगन फ्रूट भी इतनी शानदार नहीं है, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि एज्योर ड्रैगन फ्रूट की भी अपनी खूबियां थी। सबसे पहले वह विंड, फायर और लाइटनिंग तीनों नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। दूसरा, वह क्लाउड राइडिंग की मदद से उड़ने की एबिलिटी देती थी। और तीसरा, वह अन्य अधिकांश जोन फ्रूट्स की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी प्रदान करती थी। तुलना करने पर साफ था कि एज्योर ड्रैगन कॉम्बैट के लिए बनी थी, जबकि ट्रेजर रैट कॉम्बैट के बाहर सपोर्ट और एक्सप्लोरेशन के लिए बनी थी। लेकिन तभी आओ चिंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, इस फ्रूट की एक कमजोरी भी है। दूसरे जोन यूजर्स की तरह बीस्ट फॉर्म में जाने पर मुझे कोई स्ट्रेंथ या डिफेंस बूस्ट नहीं मिलता, बल्कि बीस्ट फॉर्म में मेरी कॉम्बैट पावर लगभग 0 हो जाती है। फिर उसने ह्यूमन बीस्ट फॉर्म दिखाते हुए कहा, और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में भी मुझे लगभग कोई फिजिकल एनहांसमेंट नहीं मिलती। मेरी स्ट्रेंथ और डिफेंस एक सामान्य इंसान जैसी ही रहती है। इतना कहने के बाद वह फिर मुस्कुराई, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड बोनस बाकी मिथिकल जोन यूजर्स से कम 2 गुनी है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूँ तो यह कॉम्बैट ओरिएंटेड डेविल फ्रूट नहीं थी, लेकिन इसकी यूटिलिटी शायद एज्योर ड्रैगन फ्रूट से भी ज्यादा मूल्यवान थी। आखिर ट्रेजर डिटेक्शन का मतलब क्या था? अपोकलिप्स के इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर क्या था? जवाब लगभग तय था, डेविल फ्रूट्स। हालांकि सिर्फ डेविल फ्रूट्स ही नहीं, भविष्य में अलग अलग सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स भी खुलने वाले थे। और आओ चिंग की यह एबिलिटी हमें उन सभी जगहों पर छिपे हुए ट्रेजर्स, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में बेहद बड़ी बढ़त देने वाली थी। यह सोचकर मेरे मन में एक ही विचार आया, शायद हमारी पूरी फैमिली की किस्मत अभी अभी बदल गई थी। भविष्य में खुलने वाले सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स में भी हमें इस एबिलिटी की वजह से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद थंडर फ्रूट आओ चिंग को देते हुए कहा, इसे अपने ट्रेजर स्पेस में रखो। फिलहाल पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। थंडर फ्रूट की असली कीमत समझने के बाद मैंने उसे एओ चिंग के स्टोरेज स्पेस में रखवा दिया। इसके बाद मैंने अपने पॉइंट्स में से सभी को 30 पॉइंट्स दिए, ताकि वे 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकें। आखिर बिना डेविल फ्रूट के भी अगर कोई हॉकी को उसकी सीमा तक विकसित कर ले तो वह एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ डेविल फ्रूट होने के बावजूद अगर किसी की हॉकी कमजोर हो तो वह अपोकलिप्स में धीरे धीरे पीछे छूट जाता। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस से सभी के लिए एक साधारण मिलिट्री नाइफ एक्सचेंज की। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं सभी को लेकर घर से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के नीचे अनगिनत ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे थे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदला और एक ज़ॉम्बी को बैट से मारकर जमीन पर गिरा दिया ताकि वह हिल न सके। फिर मैंने अपने पिता से कहा, पापा इस नाइफ से इसे खत्म कीजिए। आओ हाय कुछ क्षण झिनके। आखिर वह ज़ॉम्बी बनने से पहले एक इंसान ही था। उनके लिए किसी इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी को मारना आसान नहीं था। तभी आओ चिंग आगे बढ़ी और बोली, भैया पापा को मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग नाइफ निकाली और एक ही वार में ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई। आओ हाय ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से वह ज्यादा नहीं घबराए। मैंने फिर एक और ज़ॉम्बी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बार लियू मिंकियान खुद आगे आई और उसने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। दोनों लड़कियों को देखकर आखिर आओ हाय ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी पहली ज़ॉम्बी को खुद मार गिराया। उसके बाद मान लियू युन ने भी एक ज़ॉम्बी को खत्म किया। जहाँ तक लिन कुई की बात थी, वह पहले से ही अकेले एक ज़ॉम्बी से लड़ सकता था। कॉम्बैट कोच होने की वजह से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी मेरे परिवार के बाकी लोगों से कहीं बेहतर थी। अब उन सभी के पास हॉकी ट्रेनिंग मेथड थी। आर्मामेंट हॉकी की असली ट्रेनिंग एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशनिंग और लगातार कॉम्बैट के जरिए होती थी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, पापा आप लोग फिलहाल घर के आसपास
ट्रेनिंग कीजिए, मैं दूर जाकर ज़ॉम्बीज साफ करूंगा। अपोकलिप्स में ताकतवर बनने का सबसे बड़ा तरीका था लगातार लड़ाई के जरिए शरीर को मजबूत करना। ज़ॉम्बीज से लड़ने पर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती थी बल्कि पॉइंट्स भी मिलते थे, और पॉइंट्स अब इस दुनिया की नई करेंसी थी। उनसे डिवाइन स्पेस में सामान खरीदा जा सकता था और दूसरे सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग भी की जा सकती थी। पुरानी मनी सिस्टम अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। जैसे ही मैंने जाने की तैयारी की, आओ चिंग दौड़ कर आई और मेरे हाथ से लिपट गई। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं आसपास के ज़ॉम्बीज साफ कर दूंगा। तुम लोग थक जाओ तो घर वापस आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ दूर जाना बहुत खतरनाक है, और वैसे भी तुम्हारी डेविल फ्रूट कॉम्बैट में ज्यादा मजबूत नहीं है। आओ चिंग ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेजर महसूस हो रहा है। मैं आपको ट्रेजर हंट में मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं ठिठक गया। ट्रेजर? इस समय दुनिया में सबसे मूल्यवान ट्रेजर क्या हो सकता था? लगभग निश्चित रूप से डेविल फ्रूट। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास से एक कदम भी दूर मत जाना। इसके बाद मैंने लिन कुई को कुछ निर्देश दिए और आओ चिंग को साथ लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल पड़ा। हम दोनों ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में थे। ट्रेजर रैट फॉर्म की स्पीड देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ज़ॉम्बीज उसके कपड़ों तक को छू नहीं पा रहे थे। ऊपर से उसकी अर्थ ट्रैवल एबिलिटी तो और भी ज्यादा अजीब थी। हालांकि उसकी अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हिट एंड रन स्ट्रेटेजी से ज़ॉम्बीज को आराम से खत्म कर सकती थी। जब मैंने एक ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचल दिया, तभी आओ चिंग ने भी अपनी नाइफ से एक ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया, लेकिन लगातार एबिलिटी इस्तेमाल करने की वजह से वह तेजी से थकने लगी थी। फिर भी वह हाँफते हुए मेरी तरफ गर्व से देखने लगी, जैसे कह रही हो, जल्दी मेरी तारीफ करो। उसकी उम्मीद भरी आंखें देकर मैं मुस्कुरा पड़ा और कहा, मेरी छोटी बहन तो बहुत कमाल की है। मेरी तारीफ सुनते ही उसकी आंखें खुशी से आधी बंद हो गईं। उसके चेहरे पर दो प्यारे डिम्पल्स उभर आए। लेकिन कॉम्बैट के बीच इतना रिलैक्स होना खतरनाक था। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। आओ चिंग तुरंत जमीन के अंदर घुसकर बचना चाहती थी, लेकिन उसकी स्टैमिना बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट ही नहीं कर पाई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। ठीक आखिरी क्षण में मैंने बैट घुमाकर ज़ॉम्बी को दूर उड़ा दिया। आओ चिंग जोर जोर से सांस लेने लगी। आखिर उसने मेरी तरह पिछले एक महीने तक पागलों की तरह ट्रेनिंग नहीं की थी, न ही उसके पास हाकी जीनियस जैसी टैलेंट थी। मेरी दी हुई पॉइंट्स की मदद से उसने सिर्फ हाकी ट्रेनिंग मेथड हासिल की थी, लेकिन अभी तक हाकी जागृत नहीं हुई थी। ट्रेजर रैट फॉर्म भी फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई खास बूस्ट नहीं देती थी, इसलिए वह अब तक लड़ पा रही थी। यही उसकी मेहनत और सामान्य फिटनेस का नतीजा था। कुछ देर बाद आओ चिंग ने अचानक साउथ वेस्ट की ओर इशारा किया। उधर ट्रेजर उसी दिशा में है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी लॉन्ग नाइफ ट्रेजर स्पेस में रखी और बीस्ट फॉर्म में बदलकर मेरे कंधे पर कूद गई। हथेली जितनी छोटी सफेद चूहियां मेरे ड्रैगन स्केल्स वाले गाल से अपना सिर रगड़ने लगी। मैंने तुरंत एज्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल एक गगन भेदी ड्रैगन रोर पूरे शहर में गूंज उठा। वह गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की बिल्डिंग्स में छिपे हुए सभी लोग चौंक गए। लोग खिड़कियों और बैल्कनीज से बाहर झांकने लगे और फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल एज्योर ड्रैगन बादलों और धुंध पर कदम रखते हुए आसमान की ओर उड़ रहा था और कुछ ही क्षणों में बादलों के समुद्र के भीतर गायब हो गया। अगर एज्योर ड्रैगन बॉस हमारे बीएन सिटी तक आ ही गए हैं, तो क्या वह पूरे शहर के ज़ॉम्बीज साफ कर देंगे? किसी ने आसमान में उड़ते एज्योर ड्रैगन का वीडियो रिकॉर्ड करके डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। जो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वे अपने घरों में छिपे हुए थे और डिवाइन स्पेस के जरिए दुनिया भर के सर्वाइवर्स से बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं आओ चिंग के बताए हुए डायरेक्शन में उड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रेजर रेड फॉर्म में बदली आओ चिंग बार बार अपनी छोटी नाक खड़काकर ट्रेजर की दिशा महसूस कर रही थी। जैसे जैसे हम ट्रेजर के करीब पहुंचते गए, उसकी फीलिंग और मजबूत होती गई। जल्द ही हम एक घने जंगल के ऊपर पहुंच गए। मैं आसमान से नीचे उतरा और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। फिर हम दोनों तेजी से जंगल के अंदर दौड़ पड़े। यहाँ इंसान बहुत कम थे और ज़ॉम्बीज भी मुश्किल से 2-4 दिखाई दे रहे थे। रास्ते में मिले ज़ॉम्बीज को मैंने आसानी से खत्म कर दिया। तभी अचानक आओ चिंग जोर से चिल्लाई। एक बड़े पाइन ट्री के नीचे एक बदसूरत और चालाक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का सितारे के आकार का डेविल फ्रूट था। उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी थी। वह शहर से जान बचाकर भागा था और सोचा था कि सुनसान जंगल में छिप जाएगा, लेकिन यहाँ उसे डेविल फ्रूट मिल गया था। वह वन पीस का फैन नहीं था, इसलिए फ्रूट को पहचान नहीं पाया, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम से उसे इतना पता था कि कोई भी डेविल फ्रूट बेहद कीमती ट्रेजर होती है। वह फ्रूट को देखते हुए हंस पड़ा। लगता है किस्मत आखिरकार वांग देफा पर मेहरबान हो गई। इतना कहकर उसने अपने पीले दांतों वाला मुंह खोला और फ्रूट को खाने ही वाला था। मेरा और आओ चिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अब उसे रोकने के लिए हमारे पास समय नहीं था। मैंने बिना सोचे एक गर्म फायर ब्रेथ उसकी तरफ फेंक दी। अगले ही पल वह आदमी आग में घिर गया। मैं और आओ चिंग तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। राख के बीच डेविल फ्रूट बिल्कुल सुरक्षित पड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली और उसे उठा लिया। अपोकलिप्स का एक जीवन जीने के बाद मेरे अंदर पहले जैसी दया नहीं बची थी, लेकिन आओ चिंग के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी परवरिश ऐसी नहीं थी कि वह किसी को मरते हुए देखकर सहज रह सके। मैंने शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में ताकत ही नियम है। अगर हमारे पास शक्ति नहीं होती और किसी को हमारे डेविल फ्रूट का पता चल जाता, तो हमारा भी यही हाल होता। आओ चिंग ने धीरे से सिर हिलाया। अपोकलिप्स को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम पर उसने इंसानी लालच और क्रूरता के कई उदाहरण देख लिए थे। वह मेरी बात समझती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा अपराध बोध था। वह चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर खड़ी रही। फिर हम दोनों ने उस डेविल फ्रूट को गौर से देखा। वह लाल रंग का हार्ट शेप्ड फ्रूट था, जिस पर काले घुमावदार पैटर्न्स बने हुए थे। वन पीस फैंस होने के कारण हम दोनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वन पीस की सबसे कीमती फ्रूट्स में से एक थी। निका फ्रूट की तरह इसकी कीमत भी 50 अरब बेली मानी जाती थी। ये थी ऑप फ्रूट, लॉ की प्रसिद्ध सर्जरी फ्रूट। मेरे पिछले जीवन में इस फ्रूट का यूजर एक
बेहद मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह ताकतवर व्यक्ति और ये घटिया आदमी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। साफ था कि इस आदमी ने फ्रूट खाने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा होगा। उसकी मौत के बाद फ्रूट फिर से दुनिया में कहीं और रिस्पॉन हुई होगी और बाद में किसी असली शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ लगी होगी। अपोकलिप्स की डेविल फ्रूट्स भी मैंगा की तरह काम करती थी। किसी एबिलिटी यूजर की मौत के बाद उसकी फ्रूट दुनिया में कहीं भी रैंडम लोकेशन पर फिर से पैदा हो जाती थी। इसी वजह से बाद में कई ताकतवर लोग कमजोर एबिलिटी यूजर्स का शिकार करने लगे थे ताकि उनकी फ्रूट्स दोबारा स्पॉन होकर उन्हें मिल जाएं। लेकिन सफलता की संभावना बेहद कम थी क्योंकि कोई भी रीस्पॉन लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। आओ चिंग ने फ्रूट को देते हुए कहा, भैया ये फ्रूट पापा को देनी चाहिए, उन्हें इसकी एबिलिटी बहुत पसंद आएगी।